इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन थी, एक एक दो दो तीन तीन साल के प्रोजेक्ट थे, कंसल्टेंट्स फिजिकली भी लगेंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग एंड दैट रिजल्टेड इन अ वेरी हाई वन टाइम कॉस्ट, वेरी हाई लाइसेंस कॉस्ट. ऑन प्रेम perpetual license model was the model that everybody knew. Your R&D budget, if your new product development, continuous investment in technology as a product company is not, upwards of 15% of your revenue, I think you're basically just, going to get screwed in next couple of years, for sure. यार ये मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है SaaS प्राइसिंग पे, पर SaaS pricing, I feel personally, is one of the most abused subjects. I'm saying it's an abused subject because SaaS pricing को लेके लोगों ने बहुत सारे frameworks throw किए और उस वजह से I see people going wrong and doing stupid shit with their pricing almost all the time. So SaaS is software as a service. Let me just break down the model. Model is very simple. पहले के ज़माने में, and पहले का ज़माना means आज से 10-15 साल पहले, let's say, on-prem perpetual license model was the model that everybody knew. अगर इसको हिंदी में सिंपल समझाएं तो आप एक सॉफ्टवेयर खरीदते थे, आपको उसका एक लाइसेंस मिल जाता था, आपको CD में, पेन ड्राइव में, कहीं पे भी आपके पास वो ऐप, जैसे आज की डेट में आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाती है, थिंक ऑफ इट लाइक अ परपेचुअल ऐप, कि भाई एक बार इंस्टॉल हो गई, अब आप वो गेम खेले जा रहे हो सदियों तक, उसमें कोई अपडेट नहीं आ रहा है, पर वो अपने आप में एनफ है. लूडो डाउनलोड किया आपने, आप लूडो खेले जा रहे हो, अब लूडो में कोई अपडेट की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लेयर खेलना है तो ऑनलाइन कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई कुछ खरीदना है तो कुछ करना पड़ेगा. विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दुनिया भर के ऑरेकल्स, SAP, ऑल लार्ज कंपनीज वर बिल्ट ऑन दिस. प्रॉब्लम वॉज दैट उसको इंस्टॉल करना पड़ता था सॉफ्टवेयर को, इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन थी, एक एक दो दो तीन तीन साल के प्रोजेक्ट थे, कंसल्टेंट्स फिजिकली भी लगेंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग. इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, continuity was a very, very big cost center, and that resulted in a very high one-time cost, very high license cost, and then year on year कुछ 10% या 20% AMC maintenance. This is how the world used to run. SaaS क्या हुआ? किसी ने बोला यार, world has discovered cloud, there are distributed servers online, internet is predictable, it's very high speed, let us create a pre-installed version of this software on the cloud, and because it's a pre-installed version, implementation time is low, hand-holding time is low, we will manage the servers, we will manage the hardware, first time investment is low, we will keep doing patches, we will keep doing updation. And they said कि अच्छा ठीक है, पहले हम आपको ये 1 लाख रुपए का लाइसेंस बेचते थे, and this is the exactly where SaaS pricing came from early on, कि हम आपको 1 लाख रुपए का प्राइस बेचते थे, एंड लेट अस से 5 साल का टर्म था अग्रीमेंट का, और अब हम आपसे 20% ईयर ऑन ईयर लेते थे. तो इस 5 साल में लाख रुपए वन टाइम एंड 20% ईयर ऑन ईयर सेकेंड टू ईयर 5, 1,80,000 रुपए बने 5 साल के. तो उन्होंने बोला यार, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू LTV 5 साल है, क्योंकि अग्रीमेंट 5 साल का है, और 1,80,000 वैल्यू है, इसको फ्लिप कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको. तो 5 से उसको डिवाइड किया, कितना आया? 36,000. तो उन्होंने बोला यार एक काम करो, आप 1 लाख रुपए आज अपफ्रंट मत दो, 36,000 रुपीज पर ईयर दे दो, अगले 5 साल तक 1,80,000 हो जाएगा, हमारी LTV बढ़िया हो गई, काम खत्म हो गया. तो किसी ने फिर और आके बोला कि अगर फिर ये कर ही रहे हो तो 3,000 रुपए महीना कर लेते हैं. तो वर्ल्ड वेंट क्रेजी. उन्होंने बोला कि वाओ, देयर इज दिस न्यू थिंग कॉल्ड SaaS. 1 लाख रुपए देने की बजाय 3,000 रुपए में सेम चीज मिल सकती है. एंड इट वेंट ऑन. नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट फिर इसमें आए VC ने बोला ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है. तो अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर 5 साल के बाद रिन्यू होने के चांस कितने हैं? कंपनी ने बोला रिन्यू तो होएगा ही, मतलब ERP है या फिर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इट्स नॉट गोना गो अवे, 5 साल बाद तो इनको आदत पड़ जाएगी. तो बोला फिर कब तक हो जाएगा? 10 साल. तो ऐसा तो 10 साल में कितनी वैल्यू मिल सकती थी? 10 साल में तो और भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी. 10 साल में तो
36,000 के हिसाब से 3,60,000 आएंगे। उन्होंने बोला बट परपेचुअल लाइसेंसिंग मॉडल के हिसाब से कितने आएंगे? तो उन्होंने बोला पहला साल 1,00,000, ईयर 2 से ईयर 10 1,80,000, तो ये तो सिर्फ 2,80,000 आते। तो उन्होंने बोला यार तुम 2,80,000 रुपए की लाइफ टाइम वैल्यू थी, अब तो 3,60,000 मिल रहे हैं, सो दिस इज अमेजिंग। तो एक काम करो ना, इसको 10 साल से डिवाइड करो, कितना आया? बोला 28,000 रुपये। तो बोला एक 28,000 रुपये लेते हैं इसके लिए। तो उन्होंने बोला कि वाह ये तो और सस्ता हो गया। तो उन्होंने जाके बोला कि अरे आपको 3,000 भी देने की जरूरत नहीं है, 2,300 रुपीज़ में आपको सैस मिल जाएगा। फिर वीसी ने बोला कि यार इस वाले कस्टमर को दिखा के और कितने आ सकते हैं, वेलोसिटी कितनी बढ़ा सकते हो? अगर 1,500 कर दें तो क्या और लोग आ सकते हैं फनल में? सब बिल्कुल आ सकते हैं। तो बोला अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो हम तो 10 साल में बहुत बड़ी टॉप लाइन क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। तो हमारा तो सर्वर स्पेस भी तो सस्ता हो जाएगा हमारे लिए क्लाउड पे। बिल्कुल हो जाएगा। 1,200 हो गया, वो 1,000 हो गया। करते करते आप जिस पे लाख रुपए एक बार में कमाते थे, अब उस पे आप 1,000 रुपए कमाने लगे और आप अपफ्रंट पैसा फिक्स्ड कॉस्ट में बर्न करने लगे। लेटेस्ट सर्वर, AWS का बिल, गूगल का बिल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड बिकॉज ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स इट ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ रिलीजन कि अगर सैस है तो सस्ता होगा एंड सैस है तो आज ब्लीड करके ही कल कमाया जा सकता है, विच टू मी ऑनेस्टली इज एब्सोल्युटली अ शिटी कॉन्सेप्ट. I don't understand that at all. If you want to burn money, there are better places to burn money. But if you're burning at a unit economics level on a SaaS software sort of thing, then I feel sad as well as sorry for you at the same time. Last year funding रुक गई, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया फंडिंग विंटर. क्या हुआ उसके बाद? सडनली हर किसी को यूनिट इकोनॉमिक्स समझ आनी शुरू हो गई, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी वॉज द न्यू थिंग विच शुड हैव बीन द बेसिक थिंग, एंड सडनली एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग मल्टी-ईयर डील इंस्टेड ऑफ मंथली SaaS. एवरीबडी स्टार्टेड ट्राइंग टू इंक्रीज द प्राइस. अब इंक्रीज तो प्राइस हो नहीं सकता, 1,000 रुपये हो गए हैं, 1,000 का 5,000 तो कर नहीं पाओगे आप ओवरनाइट. तो उन्होंने बोला अच्छा चलो कम से कम एक एंटरप्राइज क्लाइंट ले लेते हैं. अगर आप मोशन देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में, नंबर ऑफ कंपनीज दैट हैव talk to me about, oh, we were SMB, now we are going enterprise. We were monthly SaaS, now we are doing annual SaaS. We were annual SaaS, now we are doing at least 3-year and 5-year deals. It has skyrocketed almost everywhere, which I find stupid, because आप overnight DNA भी change करने की कोशिश कर रहे हो. पहले आपने कुछ और DNA बनाया था, अब आप overnight switch करने की कोशिश कर रहे हो. I personally think that SaaS pricing में सबसे पहले, if you are in technology business, the amount of R&D you need to continuously do to remain ahead of the curve, the fact that world is moving really fast, cycles have shortened on both sides, advent of new technology, new frameworks, new tech stack, as well as evolution in your customers' demands of features, workflows, all kinds of stuff. The cycles have shortened to the extent that if your R&D budget, if your new product development, continuous investment in technology as a product company is not, upwards of 15% of your revenue, I think you're basically just, going to get screwed in next couple of years, for sure. You will get screwed with every new player coming to the market. But if you're continuously reinventing, you will remain there. All large companies are not going down. Googles of the world have, shown it quite nicely. Even Meta, everybody, why old school companies kind of got screwed? Why these new tech companies are not getting screwed as much? They're continuously, reinventing, continuously, building new stuff. That 15% cost has to be baked into your, I will call it at the unit economics level, you need to bake into that. My view is that आपकी SaaS pricing में आपके COGS, आपका जो gross margin है, वो at least 80 to 85% होना चाहिए. आपके direct COGS 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इसमें मैं CAC नहीं लगा रहा हूँ. मेरे लिए COGS का मतलब है Cost of Goods Service.
जो पैसा आपका डायरेक्ट खर्च हो रहा है आपके क्लाइंट को सर्व करने में, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर कैक नहीं लगेगा ना, नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग नहीं लगेगी, नेक्स्ट ईयर बहुत सारे खर्चे नहीं लगेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या खर्चा लगेगा? सर्वर की कॉस्ट, टेक को मेंटेन करने की कॉस्ट, हो सकता है आपकी टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज की कॉस्ट, हो सकता है आपकी अकाउंट मैनेजमेंट की कॉस्ट, somebody is टॉकिंग टू देम, एंड यू कैन हैव लाइक डिफरेंट कंपनीज कैन हैव डिफरेंट कॉस्ट्स। सो मेरे हिसाब से वो 85%, 80 to 85% ग्रॉस मार्जिन should always be your target, because that is the only way for you to keep investing back. Why 80%? In year one, if you're bleeding on CAC, if your payback period on your customer acquisition cost is more than the minimum contract period, then again I feel sorry for you. इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 महीने वाला SaaS करते हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 1 महीने का ही है, मींस इस महीने किसी ने पैसे डाले, आपका प्रोडक्ट यूज किया, अगले महीने जब वो दोबारा पैसे डालता है तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। वर्सेस 12 महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आदमी पे हर मंथ कर रहा है, पर 12 महीने के लिए वो लॉक्ड इन है। दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता है लीगली। हाँ, तो मेरे हिसाब से आपका पे बैक पीरियड उतना ही होना चाहिए जो आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हम एनुअल SaaS करते हैं, हमारी 3 से 5 ईयर डील होती है, पर हम 1 साल का पैसा एडवांस चार्ज करते हैं। मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, द मनी दैट आई स्पेंड इन अ कस्टमर कैन नॉट इन एनी वे एक्सीड दिस 12 months मनी। दैट मीन्स मेरे कस्टमर को एक्वायर करने में जो भी मैंने पैसा खर्चा है वो मेरा डे 1 पे पे बैक होना चाहिए उसके साइन अप होने पे। अगर वो नहीं होता है, आई डोंट डू दैट बिजनेस। Somebody can differ and say कि no, but expansion में you can bleed. Sure, if you have capital, and you have a plan around it, great. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक कस्टमर को एक्वायर करने में उससे ज्यादा पैसा खर्च दिया है जितना वो मिनिमम आपको दे रहा है, तो बेसिकली इट्स इरोजन। आपकी कैपिटल में इरोजन है। मैं अपनी कैपिटल का जो एक्सपेंस है वो अपनी R&D में, अपने प्रोडक्ट की बिल्डिंग में, अपनी ब्रांड बिल्डिंग में खर्चना चाहूंगा इफ आई हैव टू ब्लीड। अगर एज अ कंपनी मुझे माइनस में चलना है, मुझे ज्यादा एक्सपेंस करना है, तो आई वुड आइडियली वांट टू स्पेंड इन एरियाज व्हिच आर इटर्नल, राइट? आई विल पुट माय R&D कॉस्ट इन माय ब्लीडिंग बजट, आई विल पुट माय ब्रांडिंग कॉस्ट इन माय ब्लीडिंग बजट, बट आई विल नॉट पुट लीड जनरेशन कॉस्ट इन माय ब्लीडिंग बजट, बिकॉज लीड जनरेट करने में अगर मैं ज्यादा पैसा खर्चता हूं तो वो तो इसी साल चला जाएगा ना, वो खत्म हो गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ब्रांड का बेनिफिट मिलने वाला है आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद। सो SaaS प्राइसिंग में माय व्यू इज दैट टारगेट 80 to 85% ग्रॉस मार्जिन्स, टारगेट योर CAC, योर पे बैक पीरियड नॉट मोर देन your CAC to payback period equation has to be correct. Figure out how can you make sure that the minimum that you charge is not less than your CAC at least. It'll allow you a larger, longer runway. It'll allow you to keep signing up customers profitably and not wait for. And third is churn. Anyone who is not baking the cost of churn into their unit economics is also delusional. And how do you bake that in? आपने जब बोला कि यार मेरा CAC तो देखो मेरे मिनिमम से ज्यादा चल रहा है, मैं हाइपर कंपेटिटिव स्पेस में हूं, नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूं, मैं थियोरेटिकली आप जो बोल रहे हो ठीक लग रहा है, प्रैक्टिकली नहीं समझ आ रहा है मेरे को। मेरे 8 कंपेटिटर्स हैं जो ब्लीड कर रहे हैं, तो मुझे उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए ब्लीड करना पड़ेगा, मान लिया। बट दैट मीन्स अगर आपके पे बैक पीरियड से पहले आपका कस्टमर चर्न हो रहा है, तो या तो वो आपके टोटल प्राइसिंग में बेक इन होना चाहिए। आप मान के चलिए कि अगले साल 30% तो कस्टमर ही नहीं रहेंगे इसमें से, सो दैट मीन्स 30% का CAC चले जाने वाला है। दैट मीन्स आपका CAC एक्चुअली 1.5 गुना ऊपर चला गया है। अब आप अपने CAC को, डोंट बी डिल्यूजनल इन योर रिपोर्टिंग, डोंट से कि नहीं मेरा CAC 1 लाख रुपए, आपका CAC 1,60,000 रुपए, क्योंकि अगले साल का जो चर्न है उसको भी तो आपको बेक इन करना पड़ेगा। यू लॉस्ट 60,000 रुपीज देयर एज वेल, यू नीड टू बी रियल अबाउट इट टुडे। और I don't think you should do SaaS if churn is a problem. Churn problem नहीं है, churn fundamental problem. Churn को मैनेज नहीं करना होता है,
churn को रोकना होता है. Any company who says that we are managing churn, I don't understand what are you exactly trying to do. Are you trying to put a gun to your customer's head? What exactly means by managing the churn? That means या तो आपका model faulty है, या आपका promise faulty है, या आपका customer volatile है. That means आपने वो customer choose नहीं किया है. या फिर आप जैसे for example Shopify is a great example. You know what is Shopify's year one churn for new customers? Upwards of 50%. Right? But is it because of Shopify? No. World actually took a lot of time to understand that. I have had legit conversations with some VCs back in 2014, 15, 16, where on one side where world was celebrating Shopify, I have legit VCs who told me, look at Shopify, what a dud. And I was like, what? What do you mean by dud? They were like, well, I mean, they're doing well for themselves, but I don't think they will make it because their churn is 50% plus. And I was like, no, I think you're just getting the number wrong. You're right, the churn is 50% plus. But I don't think they need to manage churn. Because I asked them, what is it that you think Shopify is doing about the churn? I said, malum nahi. I said, from where I see, I don't think they're doing anything about it because this category is like that. लोगों को एक आइडिया आता है कि चलो मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, वो शॉपिफाई पे जाता है, साइन अप करता है, पैसे देता है, वेबसाइट बनाता है, फिर उसको पता लगता है कि ट्रैफिक नाम की भी एक चीज होती है, और तब उसको मालूम चलता है कि ट्रैफिक तो आता नहीं मेरे को लाना, एंड वो अगले साल रिन्यू नहीं करता है. दे इवेंचुअली वेंट आईपीओ. शॉपिफाई का जो आईपीओ था वो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं था, इन द सेंस दैट like multiples were not as great apparently. I don't remember exact numbers. But eventually world realized that what Shopify was compounding was way bigger than what world was looking at. World was looking at a vanity metric. New sign-ups, number of customers. They were compounding customers that never left them. They were compounding those customers who had traffic. They were compounding those customers who had loyal customers. They were compounding actual commerce, in their model. And today Shopify is this behemoth which is, formidable, which is huge, which is solid. Why? Because they did not have a churn problem. Shopify never had a churn problem. Jo Shopify pe lag gaya. Product and platform is so good that people are running $50 million, $100 million sales on Shopify websites, which is, mind-blowing. So I feel that in your SaaS pricing, you can't be clever about it. I would rather tell people कि अगर आपका churn problem है ना, तो इससे अच्छा तो ना perpetual license पे move कर लो. Better है कि किसी को बोलो भाई साहब $1,000 पूरी लाइफ के हैं, क्योंकि anyway उसने churn तो हो जाना है ना. तुमने खुद ही लाइफ टाइम बोल दिया तो अब चर्न हुआ ही नहीं ना, क्योंकि अब तो कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है, which is also gimmickry. But the point I'm making is that while doing SaaS pricing it low because it's SaaS, pricing it monthly because it's SaaS, not caring for one-time money, not collecting early, not collecting in advance, not collecting in large chunks, is stupidity. Anybody who tries to fall into a certain framework because it's SaaS, I think it's a passé. World is kind of moving on from that. And one thing, which is a food for thought is, in the world of AI, there is so much noise. There's so much noise around it. World is already understanding, because the cost of AI at the servers, at the infrastructure side is so high that anybody who's trying to bake in some sort of an AI play in their SaaS products is going to go towards a consumption-based model. Because AI is, almost creating that compulsion that you just don't know how much is going to be, the usage, and you have to price basis usage. And as soon as you start basing your price on usage, your metrics are gonna change. So SaaS pricing, according to me, is already there, for reinvention. Almost every company in SaaS that I know of today is already rethinking this. If not completely on its head, but in the fringes, they're already questioning that, maybe I need to have
like a more diverse way of pricing. I personally feel that if you're running a tech product of any type and kind, and let's not label it SaaS or AI or anything, I think you should have all the components in it. You should have some one-time cost that should pay for your development, customizations, things that you do for a customer. It should have a recurring component which says, if nothing is done, if nothing changes, what is going to be the minimum price predictably this customer is going to pay just to use the product? There's going to be some part which is a consumption-based pricing, where if they grow, you grow with them. And there is a leading indicator of growth because there is a high consumption. And last, there has to be a layer of upselling almost in all the three categories, right? So quality of revenue is actually a mix of consumption, one time, and recurring. Only recurring, only one time, only consumption. I personally feel that in isolation, all three are faulty. But if I had to pick one, I would rather pick a one time than consumption and recurring. Those are scarier if I have to do a pure play pricing on product. I hope ये आंसर, ये ओपिनियन, ये थॉट आपको रिलेटेबल लगा होगा, या हो सकता है ना भी लगा हो. आई वुड वॉन्ट टू नो योर रिएक्शन इन कॉमेंट्स. अगर इस आंसर के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं या कुछ सवाल हैं, या इस थॉट को आप चाहते हो दैट आई एक्सपैंड इट इन एनी वे, हाउ यू फील अबाउट दिस, लीविंग अ कॉमेंट फॉर मी is going to be the fuel to make the next one. Thank you.